भ्रमण भी किया। कक्षा के लिए दूसरे सहपाठी भी अपने अपने अनुभव बांटने के लिए अत्यंत उत्सुक थे कि हमने क्या क्या पढ़े, वो सबको भी बताने के लिए क्या थे, उत्सुक थे। क्योंकि उनमें से कुछ भरतपुर अभ्यारण्य भ्रमण करने गए थे। कहाँ रे? भरतपुर अभ्यारण्य, जंगल गए थे। ठीक है, अब देखो कुछ ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, लोग चाओ वन्य जंतु अभ्यारण्य तथा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व और बृहद निकोबार जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र गए थे घूमने के लिए। समझ रहे हैं? यानी वन क्षेत्र गया था। कहाँ गया था? अब देखो, बाघ संरक्षित क्षेत्र इत्यादि के बारे में सुना था कि बाघ कहाँ रहता है? संरक्षित क्षेत्र में। अरे आओ, धीरे धीरे पार हो जाए, इधर से साइड हो जाए थोड़ा। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, वनोन्मूलन एवं इसके कारण। अब देखो क्या कारण है, आगे बैठो। इसमें क्या कर रहा है, हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के पौधे एवं जीव जंतुएं पाए जाते हैं। ये मानव जाति के अस्तित्व एवं भली प्रकार से रहने वाले के लिए आवश्यक होते हैं। किसके लिए? जीव जंतुओं के लिए। अब देखो, आज इन जीवों के अतिरिक्त अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है कि वन में जो जीव जंतु रहते हैं उसके लिए क्या बन गया है? खतरा। हम जानते हैं कि वनोन्मूलन का अर्थ है कि वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। यानी क्या करते हैं? वन को समाप्त कर भूमि का उपयोग करते हैं, है ना। वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्योगों से की जाती है। पहला, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। दूसरा, घरों एवं कारखानों का निर्माण। तीसरा, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करना। इन सबों से हमारा क्या हो रहा है? पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं और वनों का क्या होते जा रहा है? विनाश होते जा रहा है। हो रहा है ना। अब देखो दावानल एवं भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारक हैं। आप देखो कुछ सुखाड़ पड़ जाते हैं, वो किसके कारण होते हैं? रे सुनाई दे रहा है? अब यहाँ क्या कर रहा है? क्रियाकलाप 5 अपनी सूची में वनोन्मूलन के अन्य कारणों को लिखिए तथा इन्हें प्राकृतिक एवं मानव निर्मित में वर्गीकृत कीजिए। अब देखो, पहली एवं बुझो ने वनमूल्यों के परिमाण आदि आज करने का प्रयास किया। उन्हें अस्मरण है कि वनमूलन से पृथ्वी पर तक ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। जैसे वन घटते जा रहा, धीरे धीरे पर्यावरण प्रदूषित होते। अब देखो, इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। क्या होता है रे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन ग्रहण करता है? पेड़ पौधे। सुनाई दे रहा है? आवाज नहीं है मुंह में। तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन ग्रहण करते हैं? और मनुष्य क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अगर पेड़ पौधे कटते जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा ही, जिससे हमारा वातावरण क्या होगा? अधिक गर्म होगा। ऑक्सीजन के लिए लोग तड़पने लगेंगे और चल बसेंगे ना। अब देखो, उन्हें पता है कि वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। तो अहमद ने उन्हें बताया था कि यदि वृक्षों की इसी प्रकार अनवरत कटाई चलती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी। मतलब वर्षा भी कम हो जाएगी और भूमि की उर्वरता भी घट जाएगी। इसके अतिरिक्त बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदा की संभावना बढ़ जाती है। याद कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। किसके लिए? हम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का परिग्रहण कर लेती है, अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्ण होता है। मतलब विश्व में क्या होने लगता है? गर्मी होने लगता है, पूरा भयानक गर्मी पड़ने लगता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है। जब गर्मी बढ़ जाता है तो नीचे पृथ्वी में भी जल रहता है तो वह सूखने लगता है। क्या होने लगता है?
और वर्षा दर में कमी आ जाती है, जिसके कारण सुखाड़ पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? अब देखो, मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण वनोन्मूलन है। क्या रे? वनोन्मूलन, कि वन चाहिए तभी हम लोगों का यानी खेत खलियान हरे भरे रहेंगे, क्योंकि जब बादल आते हैं ना तो पेड़ पौधों में टकराते हैं, और टकराने के बाद वहां से बारिश होना शुरू हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं इधर से, तो बादल में जाकर बादल आपस में टकरा जाते हैं और वहां से जल बरसना शुरू हो जाते हैं। किसी क्षेत्र की मृदा में भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। तो वृक्ष रोपते हैं तो वनस्पति का प्रभाव पड़ता है कि हमारे क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो हम लोगों को यह प्रभाव पड़ेगा कि हम लोगों को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलते रहेगा, हम लोगों को ऑक्सीजन की कमी नहीं हो रहेंगे। अब देखो भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है। क्या होता है? अपरदन घटता है। मृदा की उर्वर परत हटने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती है। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी होती है। मिट्टी में क्या हो जाते हैं कमी रे? ह्यूमस की। अब देखो, तथा इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाता है। धीरे धीरे भूमि कैसा बन जाता है? मरुस्थल। उसमें हम लोग खेती करेंगे तो खेती नहीं होगा, अच्छी तरह होगा नहीं होगा। इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं रे? अब देखो, वनोन्मूलन से मृदा जल संरक्षण से क्या पड़ने लगता है? धीरे धीरे पृथ्वी गर्म हो जाता है ना। अब देखो, मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व, गठन इत्यादि भी वनोन्मूलन के कारण ही प्रभावित होते हैं। तो हम लोग वन से अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ भी इकट्ठे करते हैं, फल फूल, है ना। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, वन एवं वन्य प्राणियों की संरक्षण। तो वनोन्मूलन के प्रभाव जानने के पश्चात पहली एवं बूझो चिंतित थे। तो पहली एक का नाम था, एक का नाम बूझो था। बच्चे इसमें कंफ्यूज है, पहली कौन है और बूझो क्या है? तो सोचता है कि पहली बूझो, वहां पर पहलियां नहीं है, तो एक बच्चे का नाम पहली है, दूसरे का नाम बूझो है। अब बच्चे कंफ्यूज में इसी में रहता है कि पहली बूझो, पहली को समझने के लिए कह रहा है। वो प्रो अहमद के पास गए। कहाँ गए? तथा उन्होंने पूछा कि वन एवं वन प्राणियों को किस प्रकार से बचाया जा सकता है। तो प्रमोद अहमद ने पहली बूझो एवं उसके सहपाठियों के लिए जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का आयोजन किया। इसके लिए उन्होंने पचमढ़ी जैव मंडल संरक्षित नामक क्षेत्र को चुना। कहाँ रे? पंचमढ़ी। वे जानते हैं कि इस क्षेत्र के पौधे एवं जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखला एवं निचले पश्चिमी घाटी के समान होते हैं। कैसे रे? निचले पश्चिमी घाटी के समान। अब देखो क्या कर रहा है, प्रमोद अहमद का विश्वास है कि इस क्षेत्र की सभी जीव विविधता अनूठी है, मतलब सही है। उन्होंने वन कर्मचारी श्री माधव जी से जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में बच्चों का मार्गदर्शन कराने के लिए करने का अनुरोध किया कि हमारे पास जो बच्चे हैं उनको आप एक बार भ्रमण करने के लिए इजाजत दें, घूमने के लिए। उन्होंने बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है, कि हमारी राष्ट्र का एक परंपरा है, इसको बचा के रखना चाहिए। अब देखो, माधवी ने बच्चों को समझाया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों एवं समाज के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियां भी वनों एवं वन्य जंतुओं की सुरक्षा कार्य हेतु है। सरकार उसकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम विधियां और नीतियां बनाई है। वन्य जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र है कि उसकी रक्षा करनी चाहिए। अब देखो जैव मंडल का आरक्षण। प्रमोद अहमद एवं माधवी जी के साथ बच्चों ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों से प्रवेश किया। माधवी ने समझाया, तो क्या समझाया रे, कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बन गए हैं। कैसा रे? आरक्षित क्षेत्र। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां हैं। कार्य किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायता
होते हैं, हमें आवश्यकताओं को पूर्ति करता है और वनों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहते हैं अगर उसको हम नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब देखो, एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। अब देखो, पंचमढ़ी है ना, पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभयारण्य आते हैं, जहां पर जीव जंतु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कौन कौन साथी मेरे? सतपुड़ा, एक पचमढ़ी है। कौन रे? पचमढ़ी, और दूसरा सतपुड़ा जो कि राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखो, मेरे जिले में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य अभयारण्य, जैव मंडल और इसमें भरना है।